वेलकम अगेन। आज हम क्लास शुरू करने से पहले तुम लोग को एक कहानी सुनाएंगे। तो पहले उसका कुछ बैकग्राउंड बता देते हैं, नहीं तो तुम लोग को समझ नहीं आएगा। तो जैसे हिंदू माइथोलॉजी में कहानी चलती है, जैसे राम की कहानी चलती है, कृष्ण की कहानी चलती है, महाभारत है, रामायण है। वैसे ही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नॉर्स माइथोलॉजी होती है। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का मतलब हुआ कि जहाँ नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क ये सब कंट्रीज हैं, उन इन कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। और ये यूरोप के नॉर्थ नॉर्थ एरिया में पाए जाते हैं, मतलब नॉर्दर्न यूरोप में पाए जाते हैं। आई बात समझ में? तो इसके साथ-साथ अगर हम इसी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आइसलैंड और फिनलैंड को भी जोड़ दें, तो इनको नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। ठीक है? तो नॉर्डिक कंट्रीज की ही फिलॉसफी है, फिलॉसफी नहीं, माइथोलॉजी है, नॉर्स माइथोलॉजी। ठीक है ना? वहाँ के अपने भगवान हैं। नॉर्स माइथोलॉजी में उनके भगवान के बारे में लिखा गया है। ठीक? थोड़ा-सा और इसके बारे में अगर हम बता दें तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में 8th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी तक वाइकिंग्स रहते थे। वाइकिंग्स उनको कहा जाता था जो जाके सीज में या ओशियंस में लूट-पाट करते थे और जहाज को लूट लिया करते थे। वाइकिंग्स पे एक पूरी सीरीज़ बनी है, तुम लोग देखना जाके, कभी टाइम मिलेगा तो। ये जो वाइकिंग थे, कहा जाता है कि कोलंबस के अमेरिका की खोज करने से पहले वाइकिंग्स ने अमेरिका की खोज कर दी थी, लगभग कोलंबस की खोज करने से 500 साल पहले। ठीक, और ये सच बात है। 9 अक्टूबर को, हर साल 9 अक्टूबर को अमेरिका में कोलंबस के 500 साल पहले अमेरिका की खोज की थी जिस वाइकिंग ने, उसका नाम था नील एरिक्सन। ठीक है? तो हर साल अमेरिका में 9 अक्टूबर को नील एरिक्सन डे मनाया जाता है। ठीक? तो आते हैं अपनी नॉर्स माइथोलॉजी पे। तो ये जो नॉर्स माइथोलॉजी है, इसमें गॉड्स के 2 ग्रुप थे। गॉड्स के 2 ग्रुप थे, एक का नाम था एसिर और दूसरे का नाम था वेनिर। ठीक है ना? एसिर और वेनिर। ठीक है? एसिर जो थे वो पावर, वॉर और एडमिनिस्ट्रेशन के गॉड थे और वेनिर जो थे वो नेचर और मैजिक के गॉड थे। ठीक है? अगर हम थोड़ा लिख के एक्सप्लेन करें, तो ये वेनिर जो थे वो थोड़ा शांत थे। ये नेचर और मैजिक के गॉड थे। ठीक है? और ये वार, पावर और एडमिनिस्ट्रेशन के गॉड थे। ठीक है? इनका ये रहते थे एसगार्ड में। ठीक है? ऐसे रहते थे एसगार्ड में। इनका पता नहीं क्या नाम था, अजीब सा नाम था। ठीक? इनके जो मेन गॉड थे, वो थे ओडिन। ये किंग थे। ओडिन क्या थे? किंग। और दूसरे थे, एक टियर नाम था उनका। इनको वॉर्स गॉड कहा जाता था। ठीक? और एक फ्रिग थी। ठीक है? ये ओडिन की वाइफ थी। फ्रिग ओडिन की वाइफ थी। ठीक है? यहाँ पे वेनर में जो मेन गॉड थे, वो थे नॉर्ड, NJORD। नॉर्ड। और दूसरे थे फ्रेया। इनकी स्पेलिंग ऐसे लिखी जाती है, फ्रेजा। ठीक है? और तीसरे थे फ्रेयर। फ्रेजा और फ्रेयर ये नॉर्ड के बच्चे थे। मतलब फ्रेजा और फ्रेयर ये दोनों भाई बहन थे। ठीक है? होता क्या है, देखो, इनकी मेंटेलिटी अलग है, इनकी मेंटेलिटी अलग है, तो दोनों के बीच में एक बार वॉर हुई थी। तो वॉर होने की वजह से, मतलब बहुत मार काट हुई थी। बाद में दोनों ने शांति समझौता कर लिया था। फिर क्या हुआ था शांति समझौता में, कि यहाँ से कुछ गॉड यहाँ आए थे और यहाँ से कुछ गॉड यहाँ गए थे। ठीक है? वेनेट से कौन-कौन गया था? वेनेट से गए थे नॉर्ड, फ्रेजा और फ्रेयर। ठीक है? तो ये वेनिर को छोड़ के एसिड में रहने लगे थे, एसिड के एसगार्ड में रहने लगे थे। तो ये कहानी कुछ-कुछ तुम लोग को मार्वल मूवीज़ के सिमिलर लग रही होगी ना, क्योंकि ओडिन
और ये फ्रिग और ये टियर, ये सब मार्वल मूवीज के ही कैरेक्टर हैं। ठीक है, एसगार्ड भी वहां पे है जिसमें थॉर रहता है। ठीक है, थॉर रहता है और थॉर का भाई लोकी रहता है। LOKY, थॉर का भाई लोकी रहता है। ये सब मार्वल मूवीज है। मार्वल की जो मूवीज है वो नॉर्स माइथोलॉजी से ली गई है। ठीक है ना। तो जब वार खत्म होती है तो ये फ्रेजा फ्रेया और फ्रेयर, नॉर्ड फ्रेयर और फ्रेजा, ये तीनों चले जाते हैं एसगार्ड में रहने। ठीक। तो होता क्या है कि एक बार थॉर का जो हथौड़ा है म्यूनिर, ये चोरी हो जाता है और इसको चोरी करता है एक राक्षस थ्रिम। बिना हथौड़े के थॉर अपने एस्गार्ड की रक्षा कैसे करते। थ्रिम क्या करता है, एक कंडीशन रखता है कि हमको फ्रेया से शादी करनी है। अगर हमको मेरी फ्रेया से शादी करवा दो तो हम तुमको अपना म्योनिर वापस कर देंगे, तुम्हारा म्योनिर वापस कर देंगे। लेकिन ये फ्रेया शादी के लिए तैयार नहीं होती है क्योंकि ये राक्षस था, बड़ा भद्दा सा दिखता था और इसे थॉर को बहुत तेज गुस्सा आई। ठीक। तो ये जो लोकी था, अब मार्वल मूवीज में लोकी को थॉर का भाई दिखाया गया है, लेकिन नॉर्स माइथोलॉजी में ये जो लोकी होता है वो ओडिन का भाई होता है। तो ये थ्रिम कहता है कि हमको फ्रेया से शादी करनी है। ठीक। थॉर बहुत गुस्सा होता है। तो लोकी क्या करता है, अपने भाई से कहता है कि मतलब अपने भतीजे से कहता है, नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से लोकी थॉर से कहता है कि तुम दुल्हन बन के थ्रिम के पास जाओ और जब तुमको अपना हथौड़ा मिल जाएगा तो वापस आ जाना। थॉर को बहुत गुस्सा आती है, लेकिन फाइनली थॉर मान जाता है और मेकअप वेकअप करके बढ़िया शादी का जोड़ा वोड़ा पहन के, और ये फ्रेया का एक लॉकेट रहता है, नेकलेस रहता है, वो पहन वहन के आराम से थ्रिम के पास जाता है। और वहां जाने के बाद वो थॉर मतलब योद्धा था, वॉरियर था, तो वहां जाने के बाद वो जब शादी की दावत हुई तो वहां पे एक बैल खा लेता है, पूरा एक बैल खा जाता है शादी की दावत में। 8 बड़ी मछली खा जाता है और 3 मटका भर के शराब पी जाता है। ठीक। लौकी कहता है कि शादी की खुशी में 8 दिन से दुल्हन भूखी है। 8 दिन से दुल्हन भूखी है तो थ्रिम को मनाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दुल्हन भूखी है इसलिए उसको वो इतना सारा खाना खा रही है। तो गिफ्ट के तौर पे ये थ्रिम जो होता है वो थॉर को उसका हथौड़ा वापस कर देता है, मतलब दुल्हन को गिफ्ट देता है, थॉर का हथौड़ा ही गिफ्ट में दे देता है। और जैसे ही थॉर को हथौड़ा अपना गिफ्ट में मिलता है, वो थ्रिम के साथ साथ और भी राक्षसों को मार देता है और वापस आ जाता है एसगार्ड। ठीक है, ये कहानी है। ठीक। अब हम बात करते हैं काम की। ठीक है, अगर कहानी तुम लोग को ठीक लगी हो और कुछ इसमें नॉलेज भी ऐड करके बताए हैं, ठीक, मेरी कहानी बताने का मतलब ये था। हम ये कहानी क्यों सुनाए, इसको तुम लोग को डिस्कस कर देते हैं। हमारा मतलब है फ्रेया से। ठीक है, फ्रेया जो थी वो वेनिर कबीले की थी, मतलब वेनिर वाले ग्रुप से थी। और जब दोनों के बीच में वार होता है तो वो चली जाती हैं एसगार्ड रहने। ठीक है, फ्रेया को जो इनको कहा जाता है गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। ठीक है, और उनको गॉडेस ऑफ मैजिक कहा जाता है। ठीक है, और इनको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी एंड वेल्थ भी कहा जाता है। अब सिंगल स्पेलिंग डी है, डबल डी है, मेरे ख्याल से डबल डी है। गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी एंड वेल्थ। ठीक है, अब इनको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी एंड वेल्थ क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये रोती थी तो इनके आंख से जो आंसू गिरता था वो गोल्ड में बदल जाता था। ठीक है, जमीन पे गिर के गोल्ड में बदल जाता था। ठीक। और अगर समुद्र में गिरता था वो अंबर में बदल जाता था। अंबर और गोल्ड दोनों बहुत यूजफुल मटेरियल से उस टाइम पे कहा जाता था। ये लोग वलहला में रहते थे। वलहला, वलहला क्या था, वलहला स्वर्ग है। जैसे हम लोग का स्वर्ग होता है वैसे ही वलहला
उन लोग का स्वर्ग था। ठीक है? तो पृथ्वी का मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्री में वाइकिंग्स ऐसा मानते थे, वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोग मरने के बाद वैल्हला जाएँगे और हर कोई वैल्हला नहीं जा सकता। कहा जाता है जो वॉर में मरेगा वही वैल्हला जाएगा। ठीक है? और जो वल्करी थी, एक वल्करी भी है उसी में, अगर तुम लोग मूवी देखे होगे तो जानते होगे वल्करी का काम क्या था। ये लोग युद्ध में मरते थे, वॉर में मरते थे, और जो सबसे पावरफुल होते थे उनको वल्करी वल्हला लेके आती थी। अब इसका भी रीजन था कि जो ओडिन थे, थॉर के पापा, ओडिन नाम था, ODIN, थॉर के पापा, उनको लगता था एक दिन रैग्नारॉक होगा, और रैग्नारॉक हुआ भी था। मूवी में देख चुके हो, मूवी का नाम था थॉर द रैग्नारॉक। ठीक, और रैग्नारॉक हुआ भी था। तो ये चाहते थे रैग्नारॉक अगर होगा तो हमारे वल्हला में या एसगार्ड में पृथ्वी के सबसे पावरफुल योद्धा होने चाहिए, इसलिए वल्करी पावरफुल योद्धाओं को चुन चुन के वल्हला लेके आती थी। कहा जाता था इनको स्वर्ग मिलेगा। ओडिन रैग्नारॉक के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। ठीक है? मूवी में तुम लोग देखोगे कि ओडिन की जो बेटी रहती है हेला, ठीक है, वो सरतर से लड़ती है, तो वो जो सरतर होता है पूरा एसगार्ड को खत्म कर देता है, उसी को रैग्नारॉक कहा जाता है। पूरा एसगार्ड खत्म हो जाता है। उसके बाद एसगार्ड के लोग पता नहीं कहाँ जाके रहते हैं, मूवी हमको याद नहीं है। पहले पृथ्वी पे आते हैं, उसके बाद कहीं और जाके रहने लगते हैं। ठीक है? ये कहानी है। तो पॉइंट से भटक रहे हैं हम बार-बार। कहानी ये है, हम फ्रेया के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि फ्रेया जो थी वो गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी थी। ठीक है? वहाँ के लोग मानते थे कि ये वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है, वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे यमराज होता है ना, वैसे वल्करी होता है वहाँ पे। ठीक? कुछ चुनिंदा लोग स्वर्ग में जाते हैं, ऐसी वल्करी जो सबसे महान योद्धा होते थे उनको स्वर्ग लेके जाती थी। आ रही बात समझ में? तो यमराज और वल्करी सेमी कैरेक्टर हैं। वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन थी, गॉडेस थी। ठीक है? तो स्वीडन में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नील्स गैब्रियल नील्स गैब्रियल सेफस्ट्रॉम। सेफस्ट्रॉम स्पेलिंग होगी इसकी सेफ स्ट्रॉम, नील्स गैब्रियल सेफस्ट्रॉम। ठीक है? सेफस्ट्रॉम के नाम में दो लोन पेयर होते हैं, ये दो लोन पेयर होते हैं, नील्स गैब्रियल सेफस्ट्रॉम। ठीक है? ये स्वीडन के साइंटिस्ट थे। इनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? ये जो फ्रेया थी, इनको सुंदरता की देवी कहा जाता था, मतलब गॉडेस ऑफ ब्यूटी कहा जाता था। ठीक है? इनका दूसरा नाम था वेनेडिस। वेनेडिस। ठीक है? इनका दूसरा नाम था वेनेडिस। ठीक है? डिस का मतलब होता है गॉडेस, माने देवी। ठीक है? वेने का मतलब ये लिया गया है वेनिर से। ठीक है? वेनिर की गॉडेस। आई बात समझ में? ठीक है? अब इसी वेनेडिस से बना है वेनेडियम। इसी वेनेडिस से बना है वेनेडियम। ठीक है? अब अगर फ्रेया बहुत सुंदर थी तो वेनेडियम भी क्या होगा? बहुत सुंदर मेटल होगा। वाटर में जाने के बाद वाटर में ये बहुत ब्यूटीफुल कलर शो करता है। ठीक है ना? ठीक है? कह सकते हैं कि ये पूरा रेनबो बनाता है। पानी में जाने के बाद ये बहुत सुंदर सा रेनबो बनाता है। तुम लोग ये एक्सपेरिमेंट देखे होगे यूट्यूब पे कि लिक्विड में कोई मेटल डाला जाता है और उसके साथ कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाला जाता है। ठीक है? तो लगातार अपने आप कलर चेंज होता रहता है। ठीक? वो वेनेडियम का ऑक्साइड ही होता है। ठीक? इसको कहा जाता है वेनेडियम रेनबो। ठीक है? तो इस वेनेडियम का नाम किसके ऊपर रखा गया है? ये रखा गया है फ्रेया के नाम पे।
इनका दूसरा नाम वेनेडिस था। आई बात समझ में? नाम कौन रखा था? नील्स गैब्रियल सेफ्स्ट्रॉम। ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं तुम लोग को हम, तो फ्रेया के नाम पे ही फ्राइडे नाम रखा गया है। ठीक है ना, ये फ्राइडे के नाम फ्रेया के नाम पे ही रखा गया है। ठीक, ये भी नॉर्स माइथोलॉजी से ही लिया गया है। ठीक है ना, ये हो गई इस वेनेडियम का इंट्रोडक्शन पार्ट। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। आते हैं टॉपिक पे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ वेनेडियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम जो भी होता है 23, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 4s2 3d3। ठीक है ना, ये कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? ये होता है +2, +3, +4 और +5। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, अगर हम बात करें वेनेडियम के ऑक्साइड्स की, ये टॉपिक ऐसे ही पढ़ना जैसे मार्वल की मूवी चल रही है। हम फ्रेया के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी सुंदरता देख रहे हैं यहाँ पे। है बस समझ में? ठीक है, तो लड़कों को तो काफी इंटरेस्ट आएगा। ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम कौन कौन से होंगे? वीओ, वेनेडियम का ऑक्साइड मतलब +2 वाला ऑक्साइड वीओ, +3 वाला ऑक्साइड होगा +3 वाला ऑक्साइड होगा V2O3, +4 वाला ऑक्साइड होगा VO2। ठीक है, और +5 वाला ऑक्साइड होगा V2O5। ठीक, हम सब के बारे में एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे, हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक ना, ऐसे ही नहीं, इस लेक्चर का नाम द बेस्ट लेक्चर है। ठीक, तो वीओ का नेचर कैसा होता है? ये बेसिक ऑक्साइड होता है, और ये होगा लेस बेसिक, ये एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, और ये भी एम्फोटेरिक होता है, बट इसमें एसिडिक कैरेक्टर प्राइमरी होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये एसिडिक नेचर होता है। हाँ, एसिडिक नेचर का होता है, एम्फोटेरिक बट प्राइमरली एसिडिक होता है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, हम बात करें ऑक्साइड्स की, ऑक्साइड्स बेसिक हो सकते हैं, ठीक है, बट सॉल्ट बेसिक नहीं हो सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे वेनेडियम के 2+ के बारे में, 3+ के बारे में, 4+ के बारे में और 5+ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेनेडियम के 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ठीक है, तो अब बात करते हैं वेनेडियम 2+ के बारे में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वेनेडियम 2+ की बात कर रहे हैं, तो हम खास करके वेनेडियम 2+ के सॉल्ट की बात कर रहे हैं, ना कि वेनेडियम 2+ के ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है, वेनेडियम 2+। ठीक है, तो इसके हम सबसे पहले देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक, जो कि होगा आर्गन 4s0 3d3। ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्यों? क्योंकि वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो d3 बचेगा। ठीक है, अब साथ साथ दिख रहा है कि d में अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरीके से, 1 2 3, तो इसका नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, आई बस में अगर हमसे कलर की बात करें, तो इसका बहुत सुंदर सा एकदम फ्रेया जैसा कलर होता है, लेवेंडर और वायलेट, लेवेंडर या फिर वायलेट कलर का, लेवेंडर और वायलेट कलर का। आई बस में? ठीक है, और जिस तरीके से टाइटेनियम 2+ बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट था,
वैसे ही सेम वेनेडियम 2+ भी ये बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट होने का मतलब हुआ कि ये क्या करेगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल के किसी दूसरे को कन्वर्ट करेगा, किसी दूसरे में जाके उसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा। ये बस समझ में मतलब ये हुआ कि ये वेनेडियम 2+ वेनेडियम 3+ में कन्वर्ट होना चाहता है। आएगा समझ में, क्योंकि वेनेडियम 2+ 3+ बनेगा, 3+ 4+ में जाना चाहेगा, 4+ 5+ में जाना चाहेगा। क्यों? कि जब 5 के पांचों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जब यहाँ से भी 3 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएंगे तो वेनेडियम 5+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वेनेडियम 5+ में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन जैसा हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। ठीक, इसी वजह से पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हम इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल लिखें तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.26 वोल्ट। इसका नेगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल होने का मतलब हुआ कि ये खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। अगर पॉजिटिव में होता तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता, और नेगेटिव में होने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखता है, असल में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि वेनेडियम 2+ को पानी में डालने पे किस टाइप की रिएक्शन शो करता है। ठीक है, हम बताए थे कल ही कि जैसे टाइटेनियम रिएक्शन शो करेगा, सेम उसी तरीके से सारी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है एक जगह अलग कंसेप्ट लगे दूसरी जगह अलग कंसेप्ट लगे। ठीक है, तभी हम देख लेते हैं कि प्योर वाटर में डालने पे किस टाइप की रिएक्शन होगी। इन प्योर वाटर, अगर हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं इसका मतलब उसमें एसिड नहीं है, ना तो बेस है, ना तो उसमें उस पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है। ठीक है, क्योंकि O2 से भी रिएक्शन करेगा V2+। एसिड की केस अगर एसिड होगा तो रिएक्शन अलग टाइप से होगी, बेस होगा तो रिएक्शन अलग टाइप से होगी। वेनेडियम 2+ का एसिडिक सॉल्यूशन में रिएक्शन जैसे वाटर के साथ रिएक्शन होता है, सेम एसिडिक सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्शन होता है। तो अगर हम प्योर वाटर पढ़ा रहे हैं, प्योर वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, तो एसिड के साथ भी रिएक्शन सेम टाइप से होगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बदल जाती है। ठीक है, तो हम जो बताने जा रहे हैं प्योर वाटर के साथ बताने जा रहे हैं, एसिड के साथ भी सेम ही टाइप से रिएक्शन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेनेडियम के 2+ के सॉल्ट को अगर हम वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है ना, तो सिंपली क्या बनाएगा, ये हेक्सा को कॉम्प्लेक्स बनाएगा, VH2O का होल 6 2+, ये हेक्सा को कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसी कहा जाता है हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, वाटर का कहा जाता है हाइड्रोलिसिस। आई बात समझ में। अब दूसरी बात, वेनेडियम 2+ में इसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा है नहीं, बट थोड़ी बहुत तो चार्ज डेंसिटी है इसके पास क्योंकि प्लस चार्ज है। ठीक है ना, लो है लेकिन चार्ज डेंसिटी है इसके पास। ठीक, अब चार्ज डेंसिटी होने की वजह से क्या फर्क पड़ता है, जैसे हम टाइटेनियम में बताए थे कि प्लस चार्ज है, तो जब ये वाटर से जुड़ेगा तो वाटर के ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अब बहुत पावरफुल तरीके से अट्रैक्ट करेगा। उतना पावरफुल तरीके से नहीं जितना वेनेडियम के हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले करते हैं या फिर टाइटेनियम के हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले करते हैं, बट वेनेडियम भी वाटर के ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो होगा क्या, वेनेडियम H2O को होल 6 2+, ये वेनेडियम का 2+ है और ये H2O है। ठीक है, तो ये H2O इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो वेनेडियम का 2+ ऑक्सीजन ये और ये, ठीक, ये अगर इससे जुड़ जाएगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगता है, ये बात समझ में। ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगता है, ध्यान रखना। ठीक, तो वेनेडियम 2+ 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स में से किसी एक वाटर के मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा।
ठीक है। अब यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, वाटर के मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा O और H। देखा समझ में ना? ठीक। अब यहाँ पे OH बचा, तो हमको वेनेडियम पे 2+ ही रखना है। अगर वेनेडियम पे 2+ रखना है तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 1+ करना पड़ेगा। क्यों 1+ करना पड़ेगा? क्योंकि OH पे ऑलरेडी -1 होता है। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें वेनेडियम का, तो ये हो जाएगा वेनेडियम +5 इंटू वाटर पे चार्ज होता है 0 प्लस 1 इंटू OH पे होता है -1, ये हो जाएगा +1। -1 इधर आएगा, x बराबर हो जाएगा +1 +1 बराबर +2। यहाँ पे वेनेडियम पे +2 आएगा। ठीक है ना? तो ये सब रिएक्शन आएगा हाइड्रोलिसिस में। ठीक है, ये सब पार्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस है। ये सब हाइड्रोलिसिस का ही पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये रिएक्शन होती है, ध्यान रखना। साथ में यहाँ पे H+ रिलीज होती है। ठीक। अब H+ रिलीज होने का मतलब क्या हुआ, इससे कंक्लूजन ये निकला कि सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वेनेडियम वेनेडियम 2+ के सॉल्ट का सॉल्यूशन ये एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, वेनेडियम 2+ के सॉल्ट का सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होता है। अब रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगी, इससे आगे भी रिएक्शन जाएगी। कैसे जाएगी? ठीक है, देखो। अब इस कंपाउंड के बनने के बाद कहानी बदल जाती है। ठीक है, ये रही हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान रखना, पहले हाइड्रोलिसिस होगा, उसके बाद रेडॉक्स होगा। जैसे अगर प्रीवियस लेक्चर में तुम लोग देखे होगे तो समझ में आ रहा होगा। इसके बाद रेडॉक्स होगा। ठीक है, रेडॉक्स में क्या होता है, ये जो कंपाउंड है, ध्यान देना, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है, 6 के 6 H2 है, और यहाँ पे OH- है। ठीक, लिगेंड चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, देखो H2 का लोन, ऑक्सीजन का लोन पेयर, और OH में ये ऑक्सीजन, इससे माइनस चार्ज है, और ये इसके बाद 2 लोन पेयर है। ठीक, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। चार्ज डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये OH वेनेडियम के 2+ से बॉन्ड फॉर्मेशन और अच्छा करता है। ठीक है, तो 5 वाटर, वेनेडियम का 5 वाटर के साथ, और ये एक OH के साथ, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। वेनेडियम और OH का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कम होता है, और बाकी 5 वाटर के साथ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब वेनेडियम और OH का बॉन्ड स्ट्रांग हुआ है, और ये लिगेंड वेनेडियम के और पास गया है। और ये लिगेंड अगर वेनेडियम के और पास गया है, तो वेनेडियम के पास जो 3 डी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा रिपल्सन लगाएगा। वेनेडियम के पास जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा रिपल्सन लगाएगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, ये H2O क्या करता है, वेनेडियम के जो D3 हैं उनको तोड़ देता है। वेनेडियम का जो d ऑर्बिटल है उनको तोड़ देता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, और ये Eg पूरा खाली रहेगा, ये T2G होगा और ये Eg होगा। ठीक, अब क्या होगा, ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन है, OH- जब और पास आ जाएगा, तो इस OH- की वजह से इन तीनों इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन होगा, और अगर रिपल्सन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, या फिर हायर एक्साइटेड स्टेट में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? यहाँ से इलेक्ट्रॉन के निकलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और वेनेडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकालना ही चाहता है। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो कंपाउंड है, सेकेंड स्टेप कह सकते हैं इसको, ये फर्स्ट स्टेप है। वेनेडियम H2O को होल 5 OH प्लस। ठीक है, ठीक, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक, अपने आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, और ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा वेनेडियम H2O का होल 5 OH 2+ में। यहाँ पे 1+ था, यहाँ पे 2+ है। ठीक है, यहाँ पे वेनेडियम पे चार्ज कितना है, 2+, और यहाँ पे वेनेडियम पे चार्ज कितना है,
3+, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन जब होगी तो वेनेडियम 2+ वेनेडियम 3+ में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन जब ये एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे बनेगा हाफ H2, ठीक, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। आई बात समझ में? इस तरीके से वेनेडियम 2+ वाटर में बिहेवियर शो करता है, ठीक। तो हम वेनेडियम के सॉल्ट को जब हम पानी में डालते हैं तो इफरवेसेंस के साथ, जैसे मान लो VCl2 को हम पानी में डालें, ठीक है, इफरवेसेंस के साथ VCl2 किस में चेंज हो जाएगा, ये VH2 के होल 6 में चेंज हो जाएगा, और 2+ VCl2 VH2 के होल 6 में चेंज हो जाएगा, और इफरवेसेंस के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, फुर हाइड्रोजन गैस निकलती है, VH2 होल 6 2+। आई बात समझ में? हम ये कल एक्सप्लेन किए थे VCl2 VH2 के होल 6 में क्यों चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी मिलती है उसको, ठीक है। आई बात समझ में? अब एसिड में और वाटर में दोनों में सेम टाइप से रिएक्शन होती है। मतलब अगर हम वेनेडियम 2+ को पानी में डाल दें और वेनेडियम 2+ को एसिड में डाल दें तो दोनों को दोनों सेम टाइप से रिएक्शन शो करेगा। वेनेडियम 2+ को पानी में और एसिड में डालने के बाद दोनों सेम टाइप से रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिक मीडियम में क्या होता है। वेनेडियम 2+ इन बेसिक मीडियम, ठीक है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। वेनेडियम 2+ अगर एक्वस रहेगा, अगर हम बेस लिए हैं तो OH- भी होगा और वाटर भी होगा, OH- भी होगा, साथ साथ में वाटर भी होगा। तो वेनेडियम OH का होल थ्राइस बनेगा, होल थ्राइस में होल ट्वाइस बनेगा, वेनेडियम OH का होल ट्वाइस बनेगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब ये जो होता है ये सॉलिड के फॉर्म में होता है और प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक। वेनेडियम OH का होल ट्वाइस सॉलिड के फॉर्म में रहेगा और प्रेसिपिटेट बनाएगा। प्रेसिपिटेट क्यों बनाएगा? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे वेनेडियम 2+ का और OH- का बॉन्ड ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक, और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। और अगर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक, क्योंकि जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर में आसानी से सॉल्युबल होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल आसानी से सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक। लेकिन अगर इस सॉल्यूशन को, इस प्रेसिपिटेट को एयर में खुला रख दिया जाए, इन एयर माने ऑक्सीजन में रख दिया जाए, तो फट से कन्वर्ट हो जाता है VOH के होल थ्राइस में, आगे बात समझ में, ठीक है, ट्राई हाइड्रोक्साइड में, ठीक, क्योंकि ये 2+ है और ये 3+ में कन्वर्ट होना ही चाहता है, ठीक। तो एयर क्या करती है, एयर इस वेनेडियम का ऑक्सीडेशन कर देती है, ठीक ना। एयर मतलब ऑक्सीजन इस वेनेडियम का ऑक्सीडेशन कर देगा। क्यों ऑक्सीडेशन करेगा? क्योंकि O2 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये हम यहाँ पे वेनेडियम के 2+ का ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं वेनेडियम के 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट पे। एक चीज हम बताना नहीं भूल गए वहाँ पे कि वेनेडियम का जो 3+ होता है इसका लेवेंडर और या फिर वायलेट कलर क्यों होता है, ठीक, DD ट्रांजिशन, ठीक है। और ये कलर कब कब एराइज होगा? जब हम वेनेडियम के 2+ को पानी में डालेंगे और हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, तब बहुत सुंदर लेवेंडर या फिर वायलेट कलर निकल के आता है। क्यों? क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, T2 में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ पे माइग्रेट करेंगे और माइग्रेट करने की वजह से दोबारा वापस लौट के आएंगे तो एनर्जी इमिट करेंगे, वही एनर्जी हमको दिखाई पड़ती है, ठीक है। इसी वजह से मतलब DD ट्रांजिशन की वजह से कुल मिला के इसमें कलर एराइज होता है वेनेडियम का 2+, 3+ नहीं, वेनेडियम का 2+, ठीक। अब आते हैं वेनेडियम के 3+ पे, ठीक है। तो वेनेडियम का 3+ का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये होगा आर्गन 4s0 3d2, ठीक। 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके, एक S से गया
मतलब 2 इलेक्ट्रॉन S से गया मतलब 4s2 और 3d3, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो d2 बचा। ठीक है, नेचर कैसा होगा इसका, साथ साथ दिख रहा है, दो दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों अनपेयर्ड होंगे तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें इसे कलर की, ठीक, तो इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और वो नॉर्मल ग्रीन नहीं होता, बहुत सुंदर ग्रीन कलर का होता है, ध्यान रखना। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि वेनेडियम 2+ को अगर हम पानी में डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वेनेडियम 3+ में चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिकली ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो खाली ऑक्सीडेशन ही नहीं हो रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है, ये वॉयलेट कलर से ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है। आई बात समझ में, मतलब अगर हम वेनेडियम के 2+ सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो पानी में अपने आप कलर चेंज होता दिखाई पड़ता है और वो बहुत सुंदर देखने में लगता है कांच के गिलास में। ठीक है ना, इसी वजह से इसको ब्यूटी मेटल कहा जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि वेनेडियम के 3+ को अगर हम पानी में डाल दें तब क्या होगा। ये परेशान करके रखा है मेरा कुत्ता, मेरी गाय, ये सब जब हम पढ़ाने बैठते हैं तभी इन लोग को खाना पीना याद आता है, तभी इन लोग को भगोना याद आता है। तो अब अगर हम वेनेडियम के 3+ को पानी में डाल दें, ठीक है, हम मान लो वेनेडियम को कोई भी सॉल्ट ले रहे हैं, वेनेडियम के 3+ को वाटर में ऐड किए, ठीक है, सबसे पहले साफ साफ पता है तुम लोग को अच्छे से कि वेनेडियम का हेक्सा कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, वेनेडियम H2O6 3+, वेनेडियम H2O6 3+, ठीक है, इस स्टेप को कहा जाता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। आई बात समझ में, वेनेडियम के 2+ से ज्यादा चार्ज डेंसिटी होती है वेनेडियम के 3+ की। ठीक है, अगर वेनेडियम के 3+ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, वेनेडियम का 3+ वाटर के ऑक्सीजन को अपनी तरफ बहुत पावर से खींचेगा। अगर ऑक्सीजन बहुत पावर से इधर खिंचाएगा तो वेनेडियम का 3+ इसकी वजह से ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और यहाँ से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सेम काम यहाँ पे होता है। ठीक, यहाँ से एक H2O जो है वो OH- में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, और यहाँ पे 3+ ही होगा, नहीं यहाँ पे होगा 2+। ठीक, क्योंकि OH- की वजह से एक नेगेटिव आएगा और जाके ऑक्सीडेशन स्टेट को +3 बनाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या रिलीज होगा, एक हाइड्रोजन। ठीक है, इस सॉल्यूशन का कलर होगा डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन। ठीक है, पानी में डालने के बाद ही कलर रिलीज होता है, डार्क ग्रीन या फिर ग्रीन। वेनेडियम 2+ और वेनेडियम 3+ में डिफरेंस ये है कि ये जो वेनेडियम 3+ होता है इसका एक्वा सॉल्यूशन वेनेडियम 2+ से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसका मतलब हुआ कि वेनेडियम 3+ आसानी से वेनेडियम 4+ में चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ये वेनेडियम 3+ 4+ में चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो ये H+ के फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, वेनेडियम 3+ का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक होता है। ठीक है, ठीक, इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है।
आई बात समझ में? लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक? प्योर वाटर में ऐसा होता है, जबकि प्योर वाटर का मतलब हुआ उसमें ऑक्सीजन भी डिज़ॉल्व ना हो। और अगर प्योर वाटर में ऑक्सीजन डिज़ॉल्व हुई या फिर हम वैनेडियम 3+ के एक्वस सॉल्यूशन को मतलब ओपन रख दिए, ठीक है? तब क्या होगा, ये वैनेडियम 3+ ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा। तो अगर हम वैनेडियम 3+ के एक्वस सॉल्यूशन को ओपन एयर में रख देते हैं, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वैनेडियम के 4+ ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना? तो यही हम समझेंगे कि वैनेडियम का 3+ वैनेडियम के 4+ में कैसे कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वैनेडियम के 4+ में कन्वर्ट होने के बाद जो बनता है, जो आयन बनता है, वो आयन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि वो आयन कौन-सा होता है, ठीक? हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो आयन बनता कैसे है, ठीक है? तो थोड़ा-सा प्रोसेस अगर याद रहेगा, तो वो आयन भी याद रहेगा तुम लोग को। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है? सेंटेंस लिख दिए हैं, हम इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, सही बात समझ में? तो देखो, वैनेडियम 3+ को अगर हम पानी में डालेंगे, अच्छे से पता है तुम लोग को कि वैनेडियम 3+ का वाटर में एक एक्वा कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये बनता है, ठीक है? अब देखो, वैनेडियम 3+ ये सॉल्ट था, उसको हम पानी में डाले, वो वाटर से रिएक्शन किया, ठीक है? अब इसी वाटर में ऑक्सीजन भी मिक्स है, आई बात समझ में? अब O2 और H2O, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, आई बात समझ में? अब ये वैनेडियम से जो वाटर जुड़ा है, वाटर में और ऑक्सीजन में दोनों में कंपटीशन होगा कि कौन वैनेडियम के साथ अटैच होके रहेगा, आई बात समझ में? तो इस कंपटीशन में ऑक्सीजन जीत जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ये अच्छा लिगेंड है H2O के कंपैरिजन में, ठीक है? तो होगा क्या, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल हटता है और वहाँ पे ऑक्सीजन जाके लगता है, बट ये प्रोसेस होती कैसे है, वो समझना है तुम लोग को। सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा एक ब्रिज, ठीक है? ब्रिज कैसे बनेगा? ब्रिज बनेगा ऐसे, वैनेडियम 3+ और यहाँ पे इसके साथ लगा है H2O, ठीक? और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है? और यहाँ पे वैनेडियम, ठीक है? देखो, यहाँ पे 5 वाटर का मॉलिक्यूल लिए हैं, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल रिप्लेस हो रहा है, ठीक है? किससे? वो रिप्लेस हो रहा है ऑक्सीजन से, ठीक? वो हमको रिप्लेस करना है, ठीक है? ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। इस ऑक्सीजन के पास भी क्या होता है? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर जाके वैनेडियम को डोनेट होगा, ये लोन पेयर जाके वैनेडियम को डोनेट होगा, आई बात समझ में? तो यहाँ से एक ऐसा ब्रिज बनेगा, हम वाटर को हटा के लिख रहे हैं, ठीक? वैनेडियम 3+, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक? अगर हम यहाँ पे ब्रिज बना रहे हैं, तो इस तरीके से हम इसको ब्रिज दिखा देंगे, ठीक है? ये इस तरीके से ब्रिज बनेगा। अब क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, वैनेडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा और ये वैनेडियम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, ठीक है? और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब ये ब्रिज बनना शुरू होता है, ठीक, तो ये बॉन्ड का ब्रेक होना भी स्टार्ट होता है, ठीक है? आई बात समझ में? इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक? तो जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना शुरू होगा इस तरीके से, तो ये ब्रिज चेंज होकर कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से, ठीक है? इसको कहा जाता है पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक है? या फिर इसको कहा जाएगा वैनेडियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वैनेडियम पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक है ना? ये बात समझ में ना? अब इसको मिटा रहे हैं,
अब क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को देता है, ठीक, क्योंकि वैनेडियम 3+ वैनेडियम 4+ में चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये वैनेडियम 4+ में चेंज होगा। अगर ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये माइनस में, इस पे एक माइनस आ जाएगा और इस पे भी एक माइनस आ जाएगा, वैनेडियम ये 4+ में चेंज हो जाएगा, 3+ से 4+ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, दो और वैनेडियम आएंगे, ये रहा वैनेडियम 3+, सॉल्यूशन में से दो और वैनेडियम आएंगे, ठीक, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक। इस प्रोसेस में ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, ठीक। जब वाटर के सॉल्यूशन में से ये वैनेडियम और ये वैनेडियम आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक। तो होगा क्या, इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, इस ऑक्सीजन पे 2 माइनस आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे भी 2 माइनस आ जाएगा, तो V4+ ऑक्सीजन पे 2 माइनस, साथ में ये भी बनेगा प्लस V4+ ऑक्सीजन पे 2 माइनस, इस तरीके से। अब ध्यान दो एक चीज, V4+ और ये 2 माइनस, ये दोनों मिलके बना लेते हैं VO, इसका 4+ और इसका 2 माइनस, ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और यहाँ पे बनेगा VO2+, ये 4+ ये 2 माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और यहाँ बनेगा VO2+, आई बात समझ में। तो ओवरऑल हमको मिला, इन दोनों के रिएक्शन से हमको मिला 2VO2+, ये आई बात समझ में, ठीक है। ये प्रोसेस हुआ, अब बचते हैं ये दोनों, ठीक। ये एक इलेक्ट्रॉन देके ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन देके इसमें चेंज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन देके इसमें चेंज हो गया, ठीक है, मतलब ये चेंज हो जाएगा V4+ में, ये भी चेंज हो जाएगा V4+ में, ठीक। देखो ये V4 ये क्या करेगा, अब इन दोनों के पास चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो है नहीं, मान लो वो ऑक्सीजन खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि वाटर में भी ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, आई बात समझ में। तो ये दोनों क्या करते हैं, V4+ ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, आई बात समझ में। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि ये V4+ वाटर को ऐसे फाड़ देता है बीच में से, ठीक, ठीक है, वाटर को फाड़ देगा और ये ऑक्सीजन आके इसके साथ जुड़ेगा, ठीक। अब वाटर ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा तो ऑक्सीजन 2 माइनस के फॉर्म में निकलेगा, V4+ 2 माइनस, V4+ 2 माइनस, ठीक है, ये भी बना लेंगे VO2+, ठीक। ये वाला भी VO2+ बनाएगा और ये वाला भी VO2+ बनाएगा, तो हमको मिलेगा 2VO2+, इतनी बात समझ में आई ना। तो हमको ओवरऑल कितने मिले, ये और ये मिलके हमको मिलता है 4VO2+, ठीक है ना, आई बात समझ में, ठीक। अब ये इन 2 H+ का क्या होगा, 2 H+ यहाँ से निकलेंगे और जब ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो 2 H+ वहां से निकलेंगे, तो हमको साथ में मिलेगा 4H+, ठीक है ना। ये हो गया रिएक्शन का ओवरव्यू। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो ओवरऑल रिएक्शन होगी क्या, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, 2 वैनेडियम का 3+, सॉरी 4 वैनेडियम का 3+, क्योंकि वैनेडियम 3+ के 4 आयन इस्तेमाल हुए थे, ध्यान रखना, 2 बाद में इस्तेमाल हुआ था, 2 शुरुआत में इस्तेमाल हुआ था, रिएक्शन पीछे देख लेना फिर से। O2 से रिएक्शन करेगा, ये O2 किस में गिला है, पानी में डिजॉल्व है, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है और ये गैस के फॉर्म में है, आई बात समझ में। ये 4V3+ किस में चेंज होगा, 4VO2+ में चेंज होगा, ठीक। और ये 4VO2+ में चेंज होने के बाद हमको मिलेगा साथ में 4H+, ठीक है, इधर 4 ऑक्सीजन है तो इधर भी 4 ऑक्सीजन होना चाहिए, आई बात समझ में। ये होती है वैनेडियम 4+ की ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। अब हमको वैनेडियम 4+ अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि वैनेडियम 4+ अगर वाटर में रहेगा, ठीक है, तो वो वैनेडियम इस फॉर्म में रहता है,
वेनेडियम 4+ को अगर हम पानी में डिजोल्व करके रखेंगे तो वो बनाएगा VO2+, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यही आयन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेनेडियम 4+ को अगर हम पानी में डिजोल्व करके रखें तो VO2+ के फॉर्म में रहता है, आई बात समझ में, और वेनेडियम 3+ को पानी में डिजोल्व कर रखो तो ऑटोमेटिकली VO2+ में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर वेनेडियम 4+ को पानी में डिजोल्व कर रखें तो वो भी यही सेम आयन बनाएगा, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब ये सेम रिएक्शन एसिडिक सॉल्यूशन में भी होती है, ठीक ना, इसका मतलब वेनेडियम 3+ को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डुबाएं तो भी वैसा ही रिएक्शन करेगा जैसा वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है। डिफरेंस क्या है कि वो रिएक्शन थोड़ा सा कटेलाइज हो जाती है, मतलब एसिड मिलाने पे रिएक्शन की स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेंडल लिख देते हैं, इन एसिडिक सॉल्यूशन वेनेडियम 3+ behaves in the similar way as water, as it behaves in water, as it behaves in, जैसे पानी में बिहेव करता है, आई बात समझ में, बट ये कैटेलाइज्ड रिएक्शन होगी, कैटेलाइज्ड रिएक्शन होगी, ठीक है, स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी, रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट हो जाती है, ठीक। अब हमको देखना है बेसिक मीडियम में क्या होता है, इन बेसिक मीडियम, ठीक है, बेसिक मीडियम में क्या होगा, इसका पीएच ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा, पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, ग्रेटर देन 7 में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बढ़ जाता है, वाटर होगा, वाटर में OH माइनस ज्यादा होगा, और अगर वाटर में OH माइनस ज्यादा होगा तो बेसिक सोल्यूशन में ये बनाएगा VOH का होल थ्राइस, ठीक है, और इसका बनता है प्रेसिपिटेट, क्योंकि अच्छे से जानते हो तुम लोग, इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसा मान सकते हैं कि वाटर और V3+ के बीच में एक सिंपल सा हग होता है, ये बस समझ में, वाटर और V3+ के बीच में सिंपल सा हग होता है, लेकिन ये OH माइनस V3+ में आसानी से ये लॉक हो जाता है, ये बस समझ में, लॉक हो जाता है, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो जाएगा, पहले ही बता चुके हैं ये हो जाएगा न्यूट्रल, ठीक है, लेकिन ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये केटायन बनाएगा, VH2 6 3+, वो आयनिक कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा, और न्यूट्रल कंपाउंड जो होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है, अगर इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा तो पानी में इनसॉल्युबल होगा, और वाटर में अगर इनसॉल्युबल होगा तो नीचे जाके बैठ जाएगा, मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा, बट अगर इसको हम एक्सपोज करके रख दें एयर में, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा वेनेडियम के 4+ में, ठीक है, क्योंकि इसका अल्टीमेट गोल है, ठीक, जिंदगी में यही करना चाहता है, आई बात समझ में इतनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेनेडियम 3+ की कहानी खत्म होती है, ठीक है, अब आते हैं वेनेडियम 4+ पे। तो वेनेडियम 4+ की कहानी क्या है, देखो, सबसे पहली बात, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जहाँ से हम शुरू करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा आर्गन, हमको 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s से और 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d से, और 3d में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनमें से 2 चले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 3d1, ठीक है। अब 3d1 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम टाइटेनियम में भी देख चुके हैं, ठीक है। वेनेडियम का 4+ का यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। अगर हमसे कलर की बात करें, कलर, तो इसका कलर होता है ब्राइट ब्लू कलर,
ब्राइट ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। अगर हम इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें, साफ साफ दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा अनपेयर्ड स्टेट में रहेगा, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, और ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। इतना सब तुम लोग के बोर्ड के लिए है, ठीक। इसका कलर क्यों एराइज होगा? डीडी ट्रांजिशन की वजह से। हमको इसके कलर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी पढ़नी है डीडी ट्रांजिशन के बारे में, ठीक ना। डीडी ट्रांजिशन की वजह से एक इसका जो डी ऑर्बिटल होगा दो पार्ट में टूटेगा, T2G से Eg में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इस वजह से कलर एराइज होगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर इसको पानी में डाल कर देखते हैं तब क्या होता है, ठीक। इन वाटर, अभी बताए कि इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। वैनिडियम पे 4+ आएगा, तो जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे, ठीक है, तो ये वैनिडियम के 6 4+, ऐसा कोई कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, ये हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, वाटर से ये रिएक्शन करने जाएगा, ठीक है, तो ये वाटर को फट से दो पार्ट में ब्रेक कर देगा, मतलब वही इसको चीर फाड़ देगा, ठीक। यहाँ पे आएगा 2 माइनस, ये 2 माइनस इस 4+ को बैलेंस करेंगे, ये बनेगा VO2+। बट ध्यान रखना ये सब वाटर में हो रहा है। अब इसके 2+ को कौन बैलेंस करेगा? इसके 2+ को वाटर बैलेंस करेगा, दो वाटर के मॉलिक्यूल। अब ये दो वाटर के मॉलिक्यूल अगर इसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा VO, 5 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हेक्सा को कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेशन होगा तो खाली 2 वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होंगे, यहाँ पे होंगे 5 वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है। कितना प्लस है यहाँ पे? 2+ है, आई बस समझ में ना, ठीक है। तो या तो ये फॉर्म लिखे हम, या तो ये फॉर्म लिखे, ये दोनों सेम है, ठीक है। और इसी का कलर ब्राइट ब्लू होता है, ब्राइट ब्लू कलर का होगा, आई बस समझ में। और ये सेम रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में होती है, ठीक है। अगर हम वाटर, अगर सिर्फ वाटर लिए रहेंगे तो ये रिएक्शन स्लो होगा, बट इन एसिडिक मीडियम ये इस रिएक्शन का स्पीड काफी ज्यादा होता है। या हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, ज्यादा वो केमिकल टर्म लगता है, केमिस्ट्री का टर्म लगता है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा एसिडिक मीडियम में, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम होगा, मेरी बात समझ में आई ना। वाटर में हो गया, एसिड में हो गया, ठीक। अब हम लास्ट में देखते हैं वैनिडियम 4+ के बारे में, कि बेस में इसका बिहेवियर कैसा होता है। सिंपल, इन बेसिक मीडियम, ठीक है। तो वैनिडियम ओ, वैनिडियम का 4+ प्लस H2O OH-, आई बस समझ में। ये वाटर में किस फॉर्म में रहता है? अच्छे से पता है, ये पहले वाटर से रिएक्शन करेगा, ठीक ना। क्यों? क्योंकि OH- का कंसंट्रेशन कम होगा, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। अल्टीमेटली बनाना उसको हाइड्रोक्साइड ही है, लेकिन वो वाटर से फट से रिएक्शन करेगा क्योंकि बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी है। ये बनाएगा VOH2 5 2+, ठीक। अब अभी इस सॉल्यूशन में ढेर सारे OH- पड़े हैं क्योंकि बेसिक मीडियम है, ठीक।
हम बताए हैं कि ये OH ये H2O और ये OH compete करते हैं, इन दोनों से जीतेगा कौन? OH माइनस जीतेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ये बना लेंगे VOOH। देखो 2 प्लस को न्यूट्रलाइज करना है हमको, तो हमको यहाँ पे सिर्फ 2 ही जोड़ना है। आई बात समझ में? ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसलिए प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा। ये होता है डर्टी ब्लू प्रेसिपिटेट। वेनिडाइट आयन इसके आगे आता है। डर्टी ब्लू प्रेसिपिटेट क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है, नीचे जाके बैठेगा तो एक तरीके से डर्टी डर्टी ही दिखेगा। आई बात समझ में? अगर हम यहाँ पे OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं, इसका मतलब सॉल्यूशन का पीएच हम इंक्रीज करते जाएं, ये बनेगा P4O9 2 माइनस V4O9 2 माइनस। ठीक है, साथ में थोड़ा सा H2O। आई बात समझ में? ये कैसे बनता है? OH माइनस बार बार जाके अटैक करता है, यहाँ से कंडेंसेशन रिएक्शन होती है एक तरीके से। मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स है इसका। ठीक, OH माइनस जाके अटैक करेगा। ठीक, तो दो वेनेडियम के आयंस इस तरीके से होंगे VOH प्लस HOV इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से OH और यहाँ से H और ये ब्रिज टाइप का बनता है। ठीक ना, इस तरीके से रिएक्शन होती है और ये इसी कहा जाता है वेनेडाइट आयन। आई बात समझ में? ठीक है, तो बेसिक मीनिंग ये होता है। ठीक, V4 प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये बनाएगा VO2 प्लस और इस VO2 प्लस को चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे और बनाएंगे ये। तो अब हम वेनेडियम के 4 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में हम DD ट्रांजिशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं VO2 कंपाउंड की। VO2 वेनेडियम डाइऑक्साइड, वेनेडियम डाइऑक्साइड। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम कितना होगा? दिख रहा है कि x प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0। वेनेडियम पे चार्ज आएगा +4। आई बात समझ में? अब अगर वेनेडियम में +4 चार्ज है तो हम +4 में वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वेनेडियम +4 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगा आर्गन। ठीक है, 4s0 3d1 4s0 3d1। आई बात समझ में? अब इस ऑक्सीजन की वजह से वेनेडियम का ये जो d ऑर्बिटल है ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक, और क्या बनेगा? ये होगा Eg और ये होगा T2G। आई बात समझ में? अब ये जो D1 है इसका ये एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे रहता है। ठीक ना, ये हम VO2 की बात बता रहे हैं। ठीक, अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिले, ठीक ना, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर चला जाएगा इस Eg में। आई बात समझ में? ठीक है, हम इतना पार्ट मिटा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे DD ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक, तो इसको मिटा रहे हैं हम। ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है। अगर इसको एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। ठीक ना, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ थोड़ी देर रहेगा, उसके बाद ये फिर से ट्रांजिशन करके यहाँ जाएगा और ये एनर्जी यहाँ से एमिट करेगा। ठीक है, और यहाँ से एनर्जी
एमिट करेगा। आई बात समझ में? हमको बात करनी है कि एनर्जी कौन सी एब्जॉर्ब करता है, ठीक ना। ये डायग्राम थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। ये रहा Eg सेट और ये रहा T2G सेट, ठीक है। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये जो इलेक्ट्रॉन, ये सनलाइट है, ठीक ना। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये सनलाइट का इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हम लोग जानते हैं। ये अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉस्मिक रेज होती है, यहाँ पे गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज होगा, यहाँ पे विजिबल रेडिएशन होगा, यहाँ पे इंफ्रा रेडिएशन होगा, इंफ्रारेड होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इधर लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं, एनर्जी लगातार घटती जाती है, एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, ठीक ना। इधर एनर्जी ज़्यादा होगी, गामा रेज की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, ठीक है। उधर फ्रिक्वेंसी हाई होती है, इधर फ्रिक्वेंसी लो होती है, और एनर्जी भी लो होती है। ये एनर्जी कम होगी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। इसका मतलब हुआ ये जो इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये लो फ्रिक्वेंसी का होता है, ठीक है। और मजे की बात यह है, इसको मिटा रहे हैं हम, ये जो VO2 का इलेक्ट्रॉन होता है, इरिडियम डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन होता है, एग्जैक्टली इंफ्रारेड रेडिएशन पर ही एक्साइट होता है, ठीक ना। इंफ्रारेड रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी पे ही एक्साइट होता है। इसका मतलब जब ये सनलाइट इस इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा, ठीक है, तो ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा, ठीक ना। अगर वाइब्रेट करना शुरू करेगा इसका मतलब ट्रांजिशन शुरू करेगा, ठीक। यहाँ से ट्रांजिशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि सनलाइट से आने वाली सारी सारी इंफ्रारेड रेडिएशंस को ये VO2 क्या करेगा, VO2 IR रेडिएशन को सोख लेता है, माने कि एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और मजे की बात यह है कि ये जो IR रेडिएशन होता है, ठीक है, सनलाइट में ये हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब सूरज की गर्मी में जो हीट होती है वो IR रेडिएशन की वजह से होती है। इतनी बात समझ में आई ना। तो होता क्या है कि ये VO2 क्या करेगा, सन की सारी सारी गर्मी को खींच लेगा, और ये जो D1 इलेक्ट्रॉन होता है एग्जैक्टली इंफ्रारेड रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी से ही वाइब्रेट करता है, ट्रांजिशन करेगा। तो सारी सारी गर्मी खत्म हो जाएगी, सनलाइट की सारी सारी गर्मी खत्म हो जाएगी, ठीक ना। इसी चीज का इस्तेमाल करके विंडोज बनाए गए, विंडोज मतलब खिड़की बनाई गई, ठीक है। खिड़की हम बनाए वैनेडियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके। अगर वैनेडियम डाइऑक्साइड की का इस्तेमाल करके हम खिड़की बनाए तो हुआ क्या, सनलाइट से जितनी भी रेडिएशंस आ रही थी उनमें से इंफ्रारेड रेडिएशन को इस इलेक्ट्रॉन ने सोख लिया, और बाकी सारे रेडिएशंस को ये जाने देता है, ट्रांसमिट होने देता है, ठीक है। तो होगा क्या कि जिस कमरे में खिड़की लगी रहती है वो कमरा कभी गर्म नहीं होता, ठीक है, विजुअल रेडिएशन को पास होने देता है। विजुअल रेडिएशन आसानी से VO2 की खिड़की के आर पार चली जाएगी, क्यों, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक ना। इसका मतलब हुआ ये इलेक्ट्रॉन इस फ्रिक्वेंसी पे एक्साइट नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इंफ्रारेड रेडिएशन पे ही, इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी पे ही एक्साइट होता है। यदि बात समझ में आई ना। और एक मजे की बात यह है कि जब इन्वायरमेंट ठंडा होता है, जब बाहर का इन्वायरमेंट ठंडा होगा तो ये क्या करता है, VO2 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 ऐसे ऐसे N मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज हो जाते हैं,
ठीक है। कोल्ड वेदर में, कोल्ड वेदर में ऐसे ये पॉलीमराइज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, ऐसे एक जिगजैग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक ना। इस जिगजैग स्ट्रक्चर को कहा जाता है मोनोक्लिनिक VO2, वैनेडियम डाइऑक्साइड। इसका मतलब हुआ कि ठंडी में VO2 इस मोनोक्लिनिक फॉर्म में रहता है, ठीक ना। और जैसे जैसे गर्मी शुरू होती है, गर्मी शुरू होने का मतलब हुआ जैसे 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 सनलाइट पड़ेगी, ठीक ना। अब हम दिन और रात की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ जैसे शाम होगी ठंडा होने लगेगा, और जैसे जैसे दिन होगा गर्मी बढ़ने लगेगी, सूरज की गर्मी के साथ बढ़ने लगेगी। तो ठंडी में ये वैनेडियम डाइऑक्साइड मोनोक्लिनिक के फॉर्म में रहता है, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये रूटाइल स्टेट में रहता है, रूटाइल फॉर्म में रहता है। मोनोक्लिनिक और रूटाइल ये लीनियर फॉर्म होता है। आई बात समझ में? इन दोनों का मतलब क्या है अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है। अगर पॉलीमराइजेशन होगा तो ये जिगजैग फॉर्म में रहेगा, ठीक। ये VO2 और ये VO2 आपस में कंबाइन होकर रहेंगे। मतलब क्या हुआ कि वैनेडियम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था, वैनेडियम 4+ के पास 3d1 में जो इलेक्ट्रॉन था, और इस वैनेडियम +4 के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये वैनेडियम ये वैनेडियम ये वैनेडियम ऐसे ऐसे कंबाइन हो लेते हैं। तो हुआ क्या, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो ट्रैप हो गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन अगर ट्रैप हो गया, इसका मतलब फ्री नहीं रहा, और अगर फ्री नहीं रहा तो ये घूम नहीं पाएगा, मतलब विंडो में इधर उधर घूम टहल नहीं पाएगा, और घूम टहल नहीं पाएगा तो आसानी से ट्रैप रहेगा। और ये ट्रैपिंग कब होती है, जब वेदर ठंडा होता है। तो ये दोनों मिलके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है, ठीक ना। ये मोनोक्लिनिक स्टेट हुआ। अब जैसे जैसे सुबह होगी और खिड़की पे धूप पड़ेगी, सुबह होगी तो खिड़की पे धूप पड़ेगी, ठीक है ना। धूप पड़ने से क्या होगा, वो जो वैनेडियम के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रैप था, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप है, ठीक है, इस पे क्या पड़ेगी, इस पे सूरज का इंफ्रारेड रेडिएशन IR रेडिएशन पड़ेगा, ठीक है। तो सूरज के जितने भी IR रेडिएशन होंगी ये सोख लेंगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा T2G से EG में, इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो सूरज से आने वाली सारी रेडिएशन को सोख लिया और लगातार ट्रांजिशन होता रहा, ठीक है। लेकिन इस ट्रांजिशन में ये खाली गर्मी वाली रेज ही सोखी जाएंगी, लाइट लगातार कमरे में आती रहेगी, ठीक है। शीशा एकदम क्लियर दिखाई पड़ेगा, बट शीशा एकदम ठंडा होगा और अंदर का रूम भी ठंडा होगा, ठीक। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रैप जैसे जैसे शाम होगी ठंडा होता जाएगा, और ठंडा होता जाएगा तो वैनेडियम और वैनेडियम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। अब अंदर जो हीट इकट्ठा हो गई है, अब ये शीशा तो हो गया ठंडा, अगर शीशा ठंडा हो गया तो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया। अब इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया तो अंदर जो गर्मी इकट्ठा हो गई है वो गर्मी कमरे में ही इकट्ठा रहेगी, और रूम हमेशा ठंडा रहेगा, रूम हमेशा गर्म रहेगा, रात में रूम पूरा पूरा गर्म रहेगा, ठीक है। इसको कहा जाता है स्मार्ट विंडो, स्मार्ट विंडो। आजकल की टेक्नोलॉजी में इसी वैनेडियम डाइऑक्साइड के मोनोक्लिनिक और रूटाइल स्टेट का इस्तेमाल करके वो विंडो बनाई जाती है, ठीक है। मोनोक्लिनिक कैसे होगा, जिगजैग होगा, और ये लीनियर होगा। जिगजैग ठंडी में होगा और लीनियर गर्मी में होगा, मतलब इस पे इंफ्रारेड रेडिएशन पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई ना। एक चीज़ और, इसमें दिक्कत क्या है कि जब इस पे इंफ्रारेड रेडिएशन पड़ेगा, IR रेडिएशन पड़ेगा तो खिड़की को 68 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेगा,
तभी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वाइब्रेट होना शुरू होंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि खिड़की पे जब रेडिएशन पड़ेगा तो खिड़की को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देगा, उसके बाद 60 तक गर्म करेगा, फिर 65 तक गर्म करेगा। ठीक है, और 65 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर हम कहें कि 67 डिग्री सेल्सियस तक हीट अंदर जाती रहेगी। अगर 67 डिग्री सेल्सियस तक हीट अंदर चली गई, इसका मतलब कमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और अगर कमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उतनी गर्मी में इंसान रह नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसमें डोपिंग करी जाती है। इसका मतलब हुआ कि रेडियम डाइऑक्साइड के साथ एक और एलिमेंट मिलाया जाता है जो कि होता है टंगस्टन। टंगस्टन की डोपिंग करी जाती है। डोपिंग करने का मतलब हुआ कि उसमें टंगस्टन के एलिमेंट्स भी थोड़ा बहुत ऐसे डाल दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक। अब टंगस्टन की डोपिंग करने से फायदा ये हुआ कि जो 68 डिग्री सेल्सियस पे इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करना शुरू कर रहे थे, अब वो इलेक्ट्रॉन 25 डिग्री सेल्सियस पर ही वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब 25 डिग्री सेल्सियस की वाइब्रेशन से क्या होगा, तो जैसे ही सनलाइट खिड़की पे पड़ेगी, ठीक है, टंगस्टन की डोपिंग की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो 68 पे वाइब्रेशन शुरू कर रहा था, वो 25 पे ही वाइब्रेशन शुरू कर देगा और कमरा 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म होगा ही नहीं। आई बात समझ में? ठीक है, अब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई है कि अब कमरा 22 डिग्री सेल्सियस पर ही, मतलब ये इलेक्ट्रॉन 22 डिग्री सेल्सियस पर ही वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसमें और भी एलिमेंट्स की डोपिंग करके उसको लगातार इम्प्रूव करके स्मार्ट विंडो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वेनेडियम का +4 स्टेट। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, बहुत डिटेल में दिए हैं। ठीक है, होप ये तुम लोग को समझ में आया होगा। अब आते हैं वेनेडियम के +5 स्टेट पे। तो वेनेडियम का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा आर्गन 4s0 3d0। ठीक है, अगर d0 है, ठीक है, तो इसमें dt ट्रांजिशन होगा? नहीं, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो क्या इसमें कलर होगा? कलर बताओ। कलर इसमें राइज होता है। ठीक है, और इसका कलर होता है ब्राइट येलो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक, ब्राइट येलो। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट सवाल आते हैं बोर्ड में या फिर जेई में। ठीक है, कि डी0 होते हुए भी बिना डी ट्रांजिशन के इसमें कलर कैसे राइज होता है? ठीक, कलर इस वजह से राइज होता है कि जैसे मान लो V2O5 कंपाउंड है, ठीक है ना, इसमें वेनेडियम को +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, D0 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन भी तो है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला जाता है? डी ऑर्बिटल में। ठीक है, अब ये डी ऑर्बिटल दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन चलाएगा, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन चलाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, T2G में, और ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से ट्रांजिशन करेगा, और ट्रांजिशन करने की वजह से उसके बाद इसमें कलर अराइज होगा। ठीक, इसका सीधे सीधे नाम पूछा जाता है कि किस वजह से मेरिडियम के +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कलर अराइज होता है, जो कि होता है LMCT। ठीक है, LMCT का मतलब हुआ लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर D0 में कलर अराइज हो रहा है तो वो हमेशा LMCT की वजह से होगा, लेकिन टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा। डायरेक्ट इसका नाम पूछा जाता है कि D0 में कलर क्यों अराइज होता है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया, कलर हो गया। ठीक, अब देखते हैं कि अगर हम वेनेडियम के +5 को पानी में डाल दें तब क्या होगा। ठीक है, पहले हम उस कॉमन पैटर्न पे बताएंगे जो अभी तक बताते हुए आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट है।
ठीक, वेनेडियम का +5, वेनेडियम के +5 का वाटर के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन नहीं पूछा जाएगा, बट जो उसमें आयंस बनते हैं वाटर में वो जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम वेनेडियम के +5 को वाटर में ऐड किए, ठीक है, सिंपली क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, ठीक ना, तो बनेगा VH2O का होल 6 और यहाँ पे 5+। ठीक, ये एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है। ये कंपाउंड सच में नहीं बनता है। ठीक है, ये बात समझ में, हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, सच में नहीं बनता है। ठीक, क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। हम समझने के लिए ये हाइपोथेटिकल कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक, बट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई है कि ये वाटर के साथ जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक, इतना भयंकर तरीके से वाटर को तोड़ेगा कि इसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन पे आएगा 2-, ठीक, फट से ये ऑक्सीजन वेनेडियम के साथ जाके कंबाइन करेंगे और बनाएंगे VO 2- और 5+, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा VO3+। आई बात समझ में, ये बनाएंगे VO3+। ठीक ना, ये इम्पोर्टेंट क्या है, आयन है, इम्पोर्टेंट आयन है। ठीक है ना, अब देखो ये 3+ कौन न्यूट्रलाइज करेगा, ये सब का सब वाटर में, ये सारा काम वाटर में हो रहा है, तो इस 3+ को वाटर न्यूट्रलाइज करते हैं। कितने वाटर न्यूट्रलाइज करेंगे, 5, क्योंकि एक ऑक्सीजन लिगेंड आ गया तो 5 वाटर के लिगेंड्स आएंगे। VOH2 को होल 5 3+, VOH2 को होल 5 3+। ठीक है ना, रात को 11 बजे शूट कर रहे हैं, कहीं से पता नहीं अजीब सी आवाज़ आ रही है। ठीक, अचानक से मेरा ध्यान उधर गया, जैसे लग रहा कि कोई है आसपास। कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, आगे देखते हैं हम, VOH2 होल 5 3+। ठीक है, अब देखो 3+ है, इसका मतलब अभी भी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। खर खर की आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहाँ से, अभी भी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इतनी हाई चार्ज डेंसिटी होने की वजह से वाटर का एक मॉलिक्यूल फिर से पोलराइज होगा और वहाँ से क्या निकलेगा, वहाँ से निकलेगा H+। ठीक है ना, ये वेनेडियम का 3+ चार्ज वाटर के एक मॉलिक्यूल को पोलराइज करेगा और क्या बनेगा, VO, यहाँ से OH और H2O का होल 4, कितना आएगा यहाँ पे, 3+, और साथ में यहाँ से क्या रिड्यूस होगा, H+। ठीक ना, अभी भी 3+ है। ठीक, चार्ज डेंसिटी हाई है। ठीक ना, इस हाई चार्ज डेंसिटी होने की वजह से क्या हो जाएगा, सर यहाँ पे 2+ होगा। 2+ क्यों होगा, क्योंकि एक OH आ गया, तो एक माइनस चार्ज आ गया, ये माइनस और ये 2+ मिलके फिर से 3+ लेके आएंगे। ठीक है, वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहेगा। ठीक, अभी भी चार्ज डेंसिटी हाई है। ठीक ना, 2+ का मतलब भी चार्ज डेंसिटी हाई है, तो ये वेनेडियम क्या करेगा, 3+ है, 2+ नहीं 3+ है, ओवरऑल वेनेडियम पे 3+ है, तो ये इस OH में से एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा। ठीक, ध्यान रखना, यहाँ से एक H+ और निकलेगा, वो H+ कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, क्योंकि ये OH वेनेडियम की ओर पास गया है, वेनेडियम के पे 3+ और ये OH, इसका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। अगर ये और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है, इसका मतलब वेनेडियम का 3+ इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना फिक्स है। ठीक, ये जो H+ है वो इस OH से निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा VO2 और H2O का होल 4, और यहाँ पे इस बार हो जाएगा 1+, सिंगल प्लस, ध्यान रखना, 2+ से यहाँ पे 1+ हुआ। ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आई बात समझ में। ठीक, ये हाइपोथेटिकल होता नहीं बनता, इसलिए हम इसको डायरेक्ट यहाँ से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें से 2 चीज़ें ध्यान रखना जरूरी है तुम लोग के लिए।
पहला तो ये कि हमको सबसे पहले मिला VO3+, ठीक है। दूसरा हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से अगर वाटर के मॉलिक्यूल को हटा दें, क्योंकि ये उतना स्ट्रांगली बाउंड नहीं है, यहाँ पे मिल रहा है VO2+। ये दोनों के दोनों आयंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एग्जाम में आता है। VO3+ और VO2+, कैसे बना हम बता दिए, कैसे बना ये नहीं पूछा जाएगा, बट वेनेडियम के ये दो आयंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? और भी आयंस होते हैं, अभी बताते हैं आगे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लो VO2 और H2O का होल 4 यहाँ पे प्लस, ठीक। हो क्या रहा है, ये प्लस चार्ज की ये चार्ज डेंसिटी उतना ज़्यादा हाई नहीं है कि और ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा वाटर को पोलराइज कर सके, ठीक है। तो अब इसके बाद इसके बाद वेनेडियम वाटर को पोलराइज नहीं कर पाता। अगर वाटर को और ज़्यादा पोलराइज नहीं कर पाएगा तो ये वाटर को आगे तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। अगर वाटर को आगे तोड़ नहीं पाएगा तो ये इसी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वेनेडियम का 5+ पानी में इसी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आयन है। तो वेनेडियम के 5+ को पानी में डालेंगे, वेनेडियम के 5+ को वाटर में डालेंगे तो फाइनली जाके इसमें कन्वर्ट होगा और इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ठीक, अगर इसी वाटर में एसिड डाल दें तो ये रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी और VO2+ हमको बहुत तेजी से मिलने लगेगा, इतना डिफरेंस होता है, ठीक। अब समझाते हैं कि बेस में अगर डालते हैं तब क्या रिएक्शन होगा, या फिर हम pH लगातार बढ़ाते जाते हैं तब क्या होता है, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि न्यूट्रल pH में क्या होगा, ठीक है। अगर हम pH लगातार बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, अगर एसिडिक मीडियम होगा तभी बताए कि वेनेडियम का 2+ ऐसे बनेगा, ये बनेगा। वेनेडियम के 5+ को पानी में डालेंगे तो ये बनेगा। अब हम एसिडिक सोल्यूशन था, अगर हम उसका pH बढ़ा रहे हैं तो pH बढ़ाते 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 pH 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 7 जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि pH = 7 पे क्या होगा, मतलब न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या होता है कि ये वेनेडियम के जो आयंस हैं VO2+ प्लस VO2 प्लस VO2 प्लस ऐसे ऐसे कंबाइन होते रहते हैं, और कंबाइन होके क्या होता है, ये बनाएंगे V10O28 6 माइनस, V10O28 6 माइनस, इसको कहा जाता है डेका वेनेडेट आयन। एकदम जरूरी नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक। ध्यान रखना ये न्यूट्रल सोल्यूशन में हो रहा है। अब न्यूट्रल सोल्यूशन का मतलब ये नहीं हुआ कि इसमें OH नहीं है और H+ नहीं है, H+ है और OH- है, क्योंकि हम एसिडिक सोल्यूशन से स्टार्ट किए हैं जब H+ ज़्यादा था, और हम OH बढ़ाते 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 कहाँ पे आए हैं, यहाँ तक आए हैं। इसका मतलब सोल्यूशन में OH- भी है, आई बात समझ में। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, VO2+ पानी में पड़ा था, VO2+ अगर पानी में पड़ा रहेगा ये कुछ होगा इस तरीके से, 2 यहाँ पे और ये 4 और यहाँ पे प्लस, ठीक है ना। इसमें अगर आ गया OH-, ठीक, अच्छे से पता है कि OH- क्या करेगा, वाटर को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये OH- जाके यहाँ पे अटैक करता है और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलता है, -H2O, ठीक ना। तो बनेगा क्या, ओवरऑल बनेगा ये वेनेडियम OH, और यहाँ पे मान लेते हैं ये है, ठीक है ना, और वाटर के मॉलिक्यूल आसपास लगे हैं, हमको इस OH से मतलब है, एक OH जाके वहाँ पे लग गया, ठीक। ये पहले मॉलिक्यूल के साथ हुआ, ये दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी फॉर्म में रहेगा, इस पर भी जाके OH- अटैक करेगा, तो हम इसको लिख देते हैं HO, ठीक है ना। बहुत मुश्किल लेक्चर हो रहा है पता है, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में एकदम हल्की हल्की चीज़ें आती हैं जो हम ऐसे स्टार्टिंग में जब वेनेडियम +5 या फिर किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को शुरुआत करते हैं तब जो हम 10 मिनट बताते हैं वही इतना बोर्ड में आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होता है, अगर हम ऐसे बनाते हैं तो कंडेंसेशन ही होता है,
यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। ठीक, ये वैनेडियम और ये ऑक्सीजन आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे। इस तरीके से आई बस समझ में। तो ऐसे कंडेंसेशन होते 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 ये डेका वैनेडिएट आयन बनता है और साथ में H2 मिलता है। आई बस समझ में, देखो ठीक, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ठीक। अब देखते हैं कि अगर हम OH की कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं तब क्या होता है। pH इज ग्रेटर देन 12, मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम ले रहे हैं। इतने बेसिक मीडियम में देखो क्या होता है। ठीक है, लगातार बेसिक मीडियम बढ़ा रहे हैं तो ये जो VO2 प्लस है, ठीक है, ये इसके साथ क्या होगा, वाटर जुड़ा होगा, VO2 प्लस पानी में VO2 H2 होल 4 प्लस 1। ठीक है, अगर हम बेसिक मीडियम ले रहे हैं इसका मतलब OH माइनस की कंसंट्रेशन वेरी हाई है, इसकी कंसंट्रेशन वेरी हाई, ठीक ना। अब इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब हुआ कि ये OH H2O सारा सारा OH माइनस से रिप्लेस हो चुका होगा। ठीक है ना, तो होता क्या है, फाइनली जो आयन बनता है वो बनता है VO4 3 माइनस और साथ में 4H प्लस। ठीक है, ये कैसे आया कैसे नहीं आया, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, उसको समझाने लगेंगे तो तुम लोग का दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक, तो सीधे सीधे इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें हम देते नहीं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, लेकिन कुछ चीज़ें याद करने की भी आदत डालो। ठीक है, अगर एक्सप्लेन करना होगा तो हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तुम लोग को लग रहा है कि यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन और जुड़ेंगे और H प्लस निकल रहा है, इसका मतलब OH क्या होगा, H2 को रिप्लेस करेगा। अगर H2 को रिप्लेस करेगा, OH जाके जुड़ेगा तो OH क्या करेगा, वैनेडियम के साथ और अच्छा बॉन्ड बनाएगा। अगर वैनेडियम के साथ जैसे ही अच्छा बॉन्ड बनाएगा तो OH का यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, और हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन बच जाएगा और इसके साथ ऑक्सीजन और लग जाएगा, तो ये बन जाएगा VO4 3 माइनस। ठीक है, ये कुछ मैकेनिज्म होगी। ठीक, तो यहाँ तक हम वैनेडियम के +5 को भी कंप्लीट कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दे दिए। ठीक है, इसी चीज़ का ध्यान रखना कि जो वैनेडियम का 4+ था, ठीक है, वैनेडियम का 4+, उससे हम बना रहे थे थर्मोक्रोमिक ग्लास। ठीक है, वैनेडियम के 5+ से या फिर कह सकते हैं V2O5 से हम इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास बनाते हैं, इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास। ठीक ना, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता ही देते हैं। ठीक, वैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, वैनेडियम का +5 है, ठीक है, वैनेडियम का +5 है, इसका जो ऑक्साइड होगा वो होगा V2O5, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो LMCT की वजह से होता है। मतलब क्या हुआ, ठीक, ये जो V2O5 है, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा T2G में। ठीक है, कब आएगा, जब इसके ऊपर रेडिएशन पड़ेगा। ठीक, ठीक है, तब देखो, मान लो यहाँ पे कोई विजिबल रेडिएशन आके या फिर सनलाइट आके इंसिडेंट हो रही है, सनलाइट आके इस रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट हुई, आएगा समझ में। तब ये इलेक्ट्रॉन सनलाइट का कौन सा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक, वो ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट। ध्यान रखना, ये अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वैनेडियम का +4 मतलब कि VO2 का इलेक्ट्रॉन 3D1 का वो इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और ये अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्ब करता है। अगर ये अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्ब करेगा तो सीधा कहाँ जाएगा,
ऊपर वाले में, ठीक है, आई बात समझ में। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करेगा तो इसका कलर क्या निकल के आएगा, वैलेडियम +5 का कलर क्या होगा, ब्राइट येलो, ठीक है, इस वजह से इसका कलर क्या होगा, ब्राइट येलो, ठीक है, आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो, सनलाइट से जितनी भी रेडिएशन आ रही है, सनलाइट से जितनी भी रेडिएशन आ रही है उसका अल्ट्रावायलेट पार्ट ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, अल्ट्रावायलेट पार्ट ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। अब मान लो हम एक कांच बनाए, चश्मे वाला कांच बनाए, गांधी जी का चश्मा है ये, कैसे बनता है ये, इस तरीके से मान लो ये चश्मा है, ठीक है, हम बाहर धूप में ये चश्मा लगा के निकले, ठीक, ये ग्लास बना है V2O5 का, जितनी भी रेडिएशन इस कांच पे पड़ेगी सारी रेडिएशन को इलेक्ट्रॉन सोख लेगा, बाकी सारी रेडिएशन को जाने देगा, आई बात समझ में, बाकी सारे रेडिएशन को जाने देगा। तो इस चश्मे का कलर क्या होगा, इस चश्मे का कलर क्या होगा, ठीक है, वो हल्का ये येलो कलर का दिखाई देगा, ठीक, या फिर कह सकते हैं ये हल्का सा येलो ग्रीन कलर का दिखाई पड़ता है, ठीक ना। येलो ग्रीन क्यों होता है, ग्रीन कलर कहाँ से आया, ये जो अल्ट्रावायलेट सोख रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन अल्ट्रावायलेट सोख रहा है, ये अल्ट्रावायलेट के आसपास के रीजन की भी लाइट्स को सोखता है, ठीक है, कह सकते हैं अल्ट्रावायलेट यूवी, उसके बाद जस्ट यहाँ पे विजिबल होता है, विजिबल का यहाँ पे वायलेट होगा, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, GYOR, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि वायलेट और अल्ट्रावायलेट के साथ साथ ये वायलेट और इंडिगो और ब्लू का भी थोड़ा सा पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर कह सकते हैं वायलेट और इंडिगो का थोड़ा पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, थोड़ा बहुत, ठीक, बचता कहाँ है, ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ठीक है, जो बचा रहता है वही कलर हमको दिखाई पड़ता है, ये सारे तो गायब हो गए, सोख लिए, ठीक। तो जो हमारी आंख को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वही कलर दिखाई पड़ता है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई पड़ता है, हम बता चुके थे तुम लोग को, ठीक। तो बचा येलो और ग्रीन, यही येलो ग्रीन कलर हमको दिखाई पड़ता है, ठीक। तो चश्मे का कलर क्या होगा, येलो और ग्रीन, येलोविश ग्रीन कलर होगा, ठीक है। तो अगर तुम लोग दुकान पे जाओ और तुम्हारे ग्लास, तुमको एक चश्मा बनवाना हो और उसका कलर येलो और ग्रीन करके हो, ठीक है, तो समझ जाना कि वो अल्ट्रावायलेट सेंसिटिव है, तभी वो तुम्हारी आंख को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सेफ रखेगा, आई बात समझ में। अगर ये येलोविश ग्रीन कलर का नहीं दिख रहा है तो वो अल्ट्रावायलेट सेंसिटिव नहीं है, दुकान वाला तुमको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है, ये एक्चुअल कंसेप्ट है चश्मे का, आई बात समझ में ना, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ये LNCT ध्यान रखना, ठीक है, बाकी ये सब तो तुम्हारे समझने के लिए है ताकि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी बीते, ठीक है, तुमको हर कोई ऐसे पैसा ना मार ले तुम लोग का, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक, इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करो यार, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं।